So first of all, good morning to everyone. Good morning, sir. चलो thank you to KM authorities कि उन्होंने मेरे को एक बार फिर से एक छोटा सा मौका और दिया कि मैं 11th वाले कैंडिडेट से भी इंटरेक्ट कर पाऊँ. Obviously आप लोगों को काफ़ी mental brainstorming से आपको go through होना पड़ा होगा इस साल. Obviously because of studies and streams and so many other things कि क्या करेंगे कोविड के बाद में क्या करेंगे. तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा और आपको अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज़ मुकुंद एंड आई बिलोंग टू बापोड़ा विलेज. आप लोगों में कुछ जानते होंगे, पहला ही विलेज है यहाँ से शाम जाते हुए, जस्ट 4 and 5 kilometers far. तो आई हैव डन माई 12th class फ्रॉम दिस स्कूल ओनली, non-medical stream, and thereafter I have joined or got admission in Kirodimal College, that is in North Campus, University of Delhi. I completed my BSc Honours Chemistry in that college only, and it took 3 years at that time, and I got passed out in 2017. Thereafter I started preparing for 2-3 examinations because you have some options in your mind कि आपको कहाँ क्या करना है. And in that this HCS was not even an option because ये आता ही नहीं था. 3-4 साल में एक बार होता है, अपना रेगुलर नहीं है. That is this examination. So first option civil services था. Second option is some backup option, that is Central Armed Police Forces या फिर Combined Defence Services, Army dress job kind. So first इससे पहले भी मेरा selection हो गया था as an assistant commandant in border security forces with a rank of 182 in CAPF examination of 2018. But within a span of 2-3 months, I also cleared this examination that I have rightly quoted, that is HCS examination. It was conducted actually in 2019. The notification is of 2017. So you can understand how much delay is going on in this examination. Still, if the end is good, then everything is good. So I'm happy with that. Somehow I got the opportunity to write that examination, and I am here as an HCS officer. So this was my brief introduction. So you must have, मेरा purpose actually बताने का ये था कि you must have seen 2-3 things that actually I have. The knowledge of chemistry at least, थोड़ी सी केमिस्ट्री इसको आती होगी, आप लोगों को ये देखना चाहिए था. एंड सेकंड थिंग इज देयर इज सम नॉलेज ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड दैट एज ए कैरियर, जो कि आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग उसमें मुझे पिंच करें कि हाँ ये कैरियर कैसा हो सकता है, या फिर एनडीए एज ए कैरियर कैसे हो सकता है. एंड थर्ड वन इज द सिविल सर्विसेज. द पीपल और द स्टूडेंट्स हु वांट टू सी सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर, दे कैन आल्सो रेज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर दैट मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, यहीं से हुई इस स्कूल से. आई वॉन्ट यू टू इंटरेक्ट इन दिस डिस्कशन. सो आपको क्या लग रहा है कि जो 11th क्लास के जो एटलीस्ट जो भी कैंडिडेट है, आपको क्या लग रहा है कि 10th से 11th में आने में क्या चेंज होगा? और आप ऑब्वियसली ये चलो इस ईयर को एक बार भूल जाओ, दैट इज गोइंग टू एंड योर एकेडमिक ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसके बाद में यू मे बी थिंकिंग कि 12th के बाद में यू मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ गोल्स एंड इस तरह के आइडियाज माइंड में आ रहे होंगे. अभी कंफ्यूजन भी होगी बहुत सारे कैंडिडेट. स्टिल हमने कोई ना कोई कुछ कोर्स ले ही लिया. कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे भाई समझ में नहीं आया बट ले लिया, बाद में सोचेंगे 12th के बाद में रिजल्ट आ जाएगा तब. तो ऐसे किसी के माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि शायद मेरा चॉइस गलत हो गई हो, काइंड ऑफ ऐसा कोई क्वेश्चन? यस नहीं आप ओके और कोई बताइए. आप कोई इशू नहीं है मेरे पास. ओके आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए मेरे साथ था ऐसा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. ओके सर आई थिंक मैंने मेडिकल शायद नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि नॉन मेडिकल और कॉमर्स एक बेटर ऑप्शन है. ओके इसका थोड़ा सा आपका लॉजिक क्या है, फिर मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा. सर क्योंकि इसमें आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स, मतलब जो भी नॉन मेडिकल और कॉमर्स है उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे इसमें जा सकते हैं हम कहीं पर भी, लेकिन इसमें से एक डॉक्टर बनने का ही ऑप्शन है. नहीं और भी बहुत ओके. अब आप क्या करना चाहते थे और फिर ये गलती कैसे होगी? इफ वी अज्यूम, मैं अभी गलती नहीं मान रहा हूँ, बट आप क्या करना चाह रहे थे? सर आईएएस बनना चाह रहे थे. ओके तो परफेक्टली फाइन, ये भी परफेक्टली फाइन है, वो भी परफेक्टली फाइन है. और मैं भी केमिस्ट्री ग्रेजुएट ही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर इट इन डिफरेंट वे. और बताओ कोई और क्वेश्चन, कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे से कोई? क्योंकि आई यूज्ड इन 11th and 12th क्लास आई यूज्ड टू सी sit on the last benches, ताकि थोड़ा सा पहले मैं आगे बैठता था बट फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पीछे बैठ के काम अच्छे से करेंगे. सो पीछे भी टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं. कोई और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ओके चलो जब बीच में आए ना तो ट्राई टू पिंच में. ओके
सो देखो यस क्या है कि हमारा जो एजुकेशन जो फिलहाल सिस्टम है, जो द वे वी प्रोग्रेस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तरह से चलते हैं, देयर इज स्टीप चेंज आफ्टर 8th क्लास एंड 10th क्लास। एक स्टीप चेंज आता है, जो ट्रांजिशन आता है 8th to 9 एंड 10th to 11th, राइट। ये स्टीप इतना नहीं है जब हम 9th से आगे जाते हैं या 11th से जाते हैं, ज़्यादा स्टीप नहीं है। बट ये वाला स्टीप है जब आप 8 से 9 आते हैं या फिर 10 से 11 आते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको छोटी छोटी डिसीजंस लेने होते हैं। नॉट इन योर केस, इट इज एक्चुअली द सिनेरियो। आपको लेना पड़ा होगा इन लास्ट 7-8 months यू मस्ट हैव टेकन सम डिसीजंस, जैसे आपने लिया कि मेरे को मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, दैट इज अ डिसीजन, दैट इज अ बिग डिसीजन। अब इस डिसीजन लेने के पीछे हम लोगों की दो चीज़ें होनी चाहिए, दो आइडियाज होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। ये हम लोग सभी ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो आर्ट्स में बैठे होंगे उनको हो सकता है ये साइंस इतनी मजेदार ना लगे, उनको लगता होगा लेट्स अंडरस्टैंड वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। कहाँ पे आर्ट्स वाले पीछे थे ना, बीच में थे, हाँ। तो ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आता है किसी को हिस्ट्री पढ़ने में किसको आता है? आपको। और पॉलिटी पढ़ने में किसको मजा आता है? ठीक, नाइस। और कौन सा सब्जेक्ट है? और इसकी इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब मैं था आपके टाइम में, मैं था जब 11th में मेरे को लेना था, तो मेरे को आता तो ठीक ठाक मजा सभी में आता था, एक्सेप्ट हिस्ट्री। मेरे को थोड़ी सी टाइम ज़्यादा चाहिए था और मेरे सब इशूज थे, बट स्टिल सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक इंटरेस्टिंग थे, इतने भी बोरिंग नहीं थे। बट साइंस थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड कि चलो साइंस लेते हैं। एंड माय आइडिया वाज कि यस, आप ही की तरह मैंने सोचा मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना, ठीक है। हाँ, एक आप रुक दो, बिकॉज आई मे नीड इट, एक और रुक दो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दैट वाज माय आइडिया कि चलो डॉक्टर तो नहीं बनना, बट वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या थी कि एटलीस्ट जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज आई हैप्पीली लर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छे से मेरे को मजा आता था, ठीक है। मैंने ऑप्ट कर लिया, आगे देखेंगे काइंड ऑफ थिंग, यही था। मैं कोई विजनरी लीडर नहीं हूँ कोई जिसको किसी कोई बढ़िया सी गाइडेंस। सर ही है, सर मैम सबने मेरे को पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। देयर इज नो एंकर, यदि मैं सही से एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करूँ, कोई एंकर नहीं था जहाँ पे जाना है। और ना मेरे अंदर वैसे कोई कैपेबिलिटी थी कि जो मेरे को ड्राइव करे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई स्पोर्ट्स आता है, आपको बास्केटबॉल या फुटबॉल अच्छी खेलने आती है, तो यू कैन सी कि चलो यार बास्केटबॉल आती है, तो मैं चलो कुछ ऐसा ट्राई करूँ कि जिससे मेरे पास दिन में 4-5 घंटे बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने का टाइम मिल जाए, सो दैट आई कैन टूर्नामेंट्स में जाना टाइम मिल जाए, इतना बर्डन ना हो, लैब्स ना हो, काइंड ऑफ इस तरह का कुछ हम ट्राई करते हैं। जो ये स्टेज होती है ना, जब हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि वेयर आवर इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट है, हम करना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें एम की क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है। अभी किसी को एम की क्लैरिटी नहीं है, एंड आई गारंटी कि जो अभी लोग एम सोच रहे हैं 95% अपना जो एंड में पहुंचेंगे आज से 5-7 साल बाद, तो कहीं और ही मिलेंगे अभी का जो एम है। एंड दैट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। परेशान ना हो, दैट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज मैं आप ही साइड वो 95% वालों में मैं हूँ। सो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे आपको चेंज करना है इट्स परफेक्टली फाइन। मैं बताऊंगा क्या एडवांटेज है आपके पास में। ये इनको बेनिफिट होगा बिकॉज शी हैज आस्क्ड क्वेश्चन, तो इनको एक छोटा सा बेनिफिट होगा मेरी तरफ से। सो अभी यदि वो क्लैरिटी नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, बट व्हाट वी ट्राई टू डू राइट नाउ इज टू सिंक्रोनाइज आवर इंटरेस्ट। हमारे जो अभी इंटरेस्ट है, जो हम परसीव कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जैसा भी गोल हम परसीव कर पा रहे हैं, भाई हमें यहाँ जाना है, प्रोबेबली यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो ऐसा जो भी परसीव हम कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वहाँ उस डायरेक्शन में हम थोड़ा थोड़ा जब कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, भाई ठीक है ये ऑप्शंस नहीं, जब ऑप्शंस में चॉइस करने लग जाते हैं, बेसिकली दैट इज वेयर वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजन फॉर आवर कैरियर, राइट। एक छोटा सा डिसीजन, पता नहीं अब होता है कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम ये सोशल साइंसेज का होता है, यहाँ 9th में होता है शायद, ठीक है। एक छोटा सा डिसीजन होता है, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। बट एक मेजर डिसीजन होता है जब guys you have taken a big decision in this class and that is to opt for a stream, ठीक है। तो इस स्ट्रीम में अभी आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे भी हम कहाँ जा सकते हैं कि नहीं, कुछ दिख रहे होंगे, बट यू आई विल सर्टेनली से कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख भी नहीं रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू हैव टेकन योर डिसीजन, unless and until you have substantial reasons to shift somewhere else, do not shift it easily. ये आपका जो टाइम है ना, यहाँ पे आप ट्राई करो कि आपके ऑप्शंस देखो। इतने ऑप्शंस होते हैं मेडिकल साइंस में भी कि हमें पता ही नहीं होता। डॉक्टर बनना इज जस्ट वन ऑप्शन,
जो आप बता रहे हो, जस्ट वन ऑप्शन. यू कैन गो इन रिसर्च ऑल्सो, यू कैन गो इन एकेडमिक्स ऑल्सो, पढ़ा सकते हो आप. मेडिकल साइंस जो आपकी है उसको आप पढ़ा भी सकते हो, इजंट इट. रिसर्च में भी जा सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो. देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस, इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस भी हैं. इवन आप इस मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड से लेके आप आर्म्ड फोर्सेज में भी सर्व कर सकते हो. दैट इज वन थिंग. आर्मी में भी आप आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एंड उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन लड़कियों के ही होते हैं. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड टू सी आफ्टर ग्रेजुएशन. सो बहुत सारे ऑप्शंस आपको भी दिखे भी नहीं होंगे, बट स्टिल यू हैव डिसाइडेड. एक कुछ ना कुछ कंपेलिंग फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, नो डाउट, बट जो फैक्टर्स रहे हैं या नहीं रहे, बिकॉज यू हैव ऑप्टेड, अनलेस अंटिल यू हैव सब्सटेंशियल ग्राउंड्स टू चेंज, प्लीज थिंक अबाउट योर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग स्ट्रीम. बिकॉज वी हैव टेकन, हमारा ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू एक्सप्लोर कि इसमें हम कर क्या क्या सकते हैं, राइट. अब रही बात यह है कि बहुत सारे जैसे आप हो, आपकी जो थोड़ी सी हेजिटेशन मेरे को उसमें देखी कि आई हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन, यू हैव ब्लंटली सेड इट. ओके, कई बार ऐसा नहीं होता, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आप किसी और कैंडिडेट से मिलना, आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, आप किसी और कैंडिडेट से मिलना, ठीक है. जो प्रोस्पेक्ट आप बता रहे हो, प्रोस्पेक्ट मीन्स कि आप जो पॉजिटिव्स बता रहे हो किसी कैरियर, तो आप उनसे जब पूछोगे, इंटरेक्ट करोगे उस बारे में, तो उनका परसेप्शन कुछ और मिलेगा. ये प्रॉब्लम कहाँ आते हैं कि ना हम अपने इंटरेस्ट जानते हैं, ना हमें गोल क्लैरिटी है अभी, एंड ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हमारा जो ऑब्जेक्टिव यार है ना, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं. नंबर 1 थिंग, किस तरह से हम सॉल्व करना चाहते हैं. ये चेंज हो सकता है, ठीक है. आप ट्राई करो कि आपको अभी क्या बेटर लगता है, किस तरह से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. आप डॉक्टर बन के करना चाहते हो, आप इंजीनियर बन के करना चाहते हो, एज ए लॉयर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सो मेनी अदर ऑप्शंस, टीचर, जैसे भी करना चाहते हो. जस्ट ट्राई टू डिसाइड कैसे करना चाहते हो, राइट. एंड देन उसके बाद में अपने डिसीजंस लेने, उनको अलाइन करना शुरू करो. बिकॉज अभी हम वैसे सब्सटेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते, बिकॉज टाइम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है उसके अंदर. वन थिंग. सेकंड थिंग इज, चलो एक बार थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऑन हिज क्वेश्चन कि डिफिकल्टीज किस टाइप की आती है, ठीक है. अब डिफिकल्टीज ब्रॉडली यदि मैं साइंस स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज क्लब करूं, तो सबसे पहले एक डिफिकल्टी तो यही आ रही होगी, यार ये इसका एंड कहाँ पे है इस बुक का, ठीक है. ठीक है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं ये, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, ठीक है. वो पढ़ लो क्वेश्चन पेपर में, फिर कहीं और से मिल जाता है, ठीक है. 4 बार उसको प्रैक्टिस कर लो, 5वीं बार करने पे हो सकता है वो फिर से ना हो, देयर आर गुड चांसेस कि ना हो. ऐसा है, हो रहा है अभी, महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है. अच्छा, ठीक है. अभी फिजिक्स में कौन से चैप्टर तक पहुंच गए आप लोग? आती है, पसंद आ रहा है किसी को थर्मोडायनामिक्स? ज्यादा लोगों को आता नहीं है वैसे, ठीक है. चलो, गुड है ना. तो देखो, एक तो प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि अभी हम लोग उतनी एनर्जी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ ईयर भी था, आई शुड एक्नॉलेज इट. तो उस प्रोपोर्शन में हम लोगों को जो पोटेंशियल आ जाना चाहिए था यहाँ तक. आपका एक बार इनके एग्जाम्स कब है? अभी फाइनल एग्जाम मार्च में ही है. तो मेरे ख्याल से टेक्निकली आप तो कंक्लूजन में ही आ गए, 11th तो आप कंक्लूड हो ही चुके आपके लिए. ओके, तो देखो, आपकी जो कैपेसिटी हो जानी चाहिए थी, तो अनफॉर्चुनेट रीजन से, नेचुरल रीजन से वो नहीं हो पाई होगी ऑब्वियसली. तो इस प्रॉब्लम को अभी आप सोच रहे होगे, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि टेक्निकली तो साइंस में ज़्यादा चाहिए, आपका पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने थे आपको, मैथ्स तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ऐसे पिछले स्टूडेंट से पूछ रहे होंगे, बट स्टिल नहीं हो पाया. इट्स ओके, ठीक है. CBSE ने भी थोड़ा सा आपका ध्यान रखा है कि भाई थोड़ा सा सिलेबस को रैशनलाइज कर लिया जाए, ठीक है. बट माई पॉइंट इज नॉट दैट वन. माई पॉइंट इज कि आपको जो स्किल्स चाहिए, कोई भी स्किल्स में कोई भी हो सकता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और आप लोग भी हो सकते हो. जो आपको स्किल्स चाहिए, स्किल्स कब चाहिए? स्किल्स चाहिए आपको 12th के बाद में. किसके लिए चाहिए? नंबर 1, आप क्यों स्किल्स चाहिए 12th के बाद में? एडमिशन लेना है पहली बात तो ग्रेजुएशन में, ठीक है. वहाँ पे एक ढंग की जगह पे एडमिशन लेना है ताकि फ्यूचर में कुछ काम कर पाए आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, जो भी आपका प्लान रहेगा. उसके बाद में आप लोग कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओ. दैट इज द डिसीजन यू वुड लाइक टू टेक, राइट. तो उसके प्रोपोर्शन में आपका पोटेंशियल डेवलप हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो पोटेंशियल डेवलप करने के लिए यू मस्ट नो कि ये सारी जो चीज़ें आपने अभी जो बेस में पढ़ा है, 9th 10th 11th 12th जो भी आपने पढ़ा है, यू शुड बी हैविंग गुड कमांड ओवर दैट, ठीक है. एटलीस्ट साइंस स्टूडेंट्स का तो गुड कमांड होनी चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट आपको थोड़ा डराने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, द सिलेबस इज द सेम, राइट. वन थिंग.
सेकंड थिंग ये एक और है कि सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये है कि जो चीज़ें हम अनफॉर्चुनेट रीजन से जो इंसिडेंटल अभी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको ये होनी चाहिए हाउ वी कैन कवर दिस थिंग्स इन ए वे सो दैट कि हमारा जो डिमिनिश हुआ है हमारा पोटेंशियल वो हम कवर अप कर पाए समहाउ दैट इज वन। और ये सबके लिए वैलिड है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के या जैसे भी हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड वो जो भी आप उसको कवर करने की कोशिश करना। जो भी आपकी छुट्टियां मिले जैसे भी हो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, कुछ भी करना है आपको वो करो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टफ लेटर ऑन बिकॉज यू विल बी हैविंग ए डिसएडवांटेज यदि आपने छोड़ दिया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और चीज जो मैंने लास्ट सेशन में मेंशन की थी कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज आल्सो इन कंसिडरेशन, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि क्योंकि उसके जो फ्रेमवर्क में आइडिया ये है बिकॉज इफ द पीपल हु वांट टू जॉइन IITs और मेडिकल कॉलेजेस थ्रू नीट तो उनको तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना ही है, दे आर नॉट गोइंग टू सी योर 12th मार्क्स, राइट। बट जो कैंडिडेट्स इवन ग्रेजुएशन करने के लिए भी जा रहे हैं, जो अभी जो ट्रांजिशन आएगा वो प्रोबेबली फ्रॉम दिस ईयर और फ्रॉम एटलीस्ट चलो इस साल से नहीं तो डेफिनेटली फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर दे विल सर्टेनली स्टार्ट ए टेस्ट टू allow you enter any college, कोई भी रेप्यूटेड कॉलेज, और एक वो यूनिफाइड टेस्ट होगा थ्रू आउट कंट्री, ठीक है। तो हमें हमारा मार्क्स 11th में कितने आए हैं, 12th के बोर्ड में कितने आते हैं, शायद वो इतना मैटर नहीं करता, बट वो एग्जाम क्वालिफाई करना मैटर ज्यादा करता है। तो अब आपको प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि यार यहाँ पे तो 1 तारीख से या जो भी है मार्च के एंड में आपके एग्जाम्स हैं और बाद में मतलब अभी तो आपको ये हेडेक लग रही होगी, पहले तो इसको देखना है काइंड ऑफ, उसके बाद 12th के बोर्ड से एग्जामिनेशन देखना है, उसके बाद में वो प्रॉब्लम आएगी। एक और सिचुएशन है से एक वो सिचुएशन और आएगी जिसमें हमें और डिफरेंटली करना है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्राई करो कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके किसी तरह से भी छूटे हैं ट्राई टू कवर विद द हेल्प और विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स, जैसे भी आपके प्रोबेबली जैसे भी पॉसिबल होगा ट्राई टू कवर देम बिकॉज यू हैव टू बी एट पार। दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम विद दिस बैच एटलीस्ट, ठीक है। और ये सभी स्ट्रीम्स के लिए वैलिड है। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो अब हम थोड़ा सा बाहर आते हैं अपने इस एकेडमिक एनवायरनमेंट से, अब हम 12th के बाद में चलते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर से एक बड़ा डिसीजन लेना है। शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने आज डिसीजन ले लिया, इससे ज़्यादा बड़ा डिसीजन वो है। आज किसी को गलती से भी लगता है कि चलो मेरी स्ट्रीम गलत है, जो भी है, चलो अब तो ठीक है, अब तो डिसीजन वैसे ले लिया, आपका रजिस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली हो गया होगा, तो अनलेस एंड यू वांट टू रिपीट 11th क्लास अगेन, थिंग्स हैव सील्ड फॉर 12th क्लास एटलीस्ट, ठीक है। बट एक मेजर डिसीजन हमें 12th के बाद में लेना है, ठीक है, एंड दैट वुड बी द मोस्ट डिसाइसिव डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज दैट आपको उस समय जो आइडिया होगा जो भी वो डिसाइड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। एक्चुअली स्कूलिंग इज ओके बट वो डिसीजन एक बहुत मेजर डिसीजन होगा। सो आई एम ट्राइंग टू से कि आप कोशिश करो कि आपके जो जहाँ आप सर्व करना चाहते हो वो आइडिया अभी नहीं है, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे थोड़ा टाइम डिवोट करते रहो कि उसके बारे में सोचा है। आपको मेडिकल स्ट्रीम पसंद नहीं है, इट्स ओके, यू हैव द आइडिया, यू हैव द ऑप्शन आफ्टर 12th टू स्विच एटलीस्ट। चलो आप उधर उस स्ट्रीम में आ सकते हो, स्किपिंग मैथ्स को स्किप करके आप फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह ऑनर्स कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर BA ऑल्सो। मतलब आपको यदि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है मेंशन, तो आप उधर से BA में भी स्विच कर सकते हो, राइट। एंड और भी ऑप्शन है, बताइए, तो जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप आई एम नॉट सेइंग कि आप वही करो, बट आप इस तरह से एक्सप्लोर करते रहो कि आप कर क्या सकते हो, ठीक है। पर जो कैंडिडेट्स एडमेंट है कि नहीं हमें जो स्ट्रीम हमने ली है, फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल वुड बी विलिंग टू गिव फॉर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA वाला एग्जाम जो होता है, एंड दिस JEE मेंस एग्जामिनेशन एंड नीट एग्जामिनेशन, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पूरा ट्राई करो जितना इन कैश हो सके, बिकॉज कॉम्पिटिशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। स्कूल करिकुलम में रिलैक्सेशन है, एंड प्रोबेबली स्कूल करिकुलम वुड नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट जितना हमारे एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसी में एक मैं ऐड करूंगा कि लास्ट टाइम भी मैंने ऐड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो बाहर जो अब एक्चुअली में बट आई एम ट्राइंग टू से इकोनॉमिक्स वाले बेटर समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में हम जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो बाहर एक मार्केट है, उसमें हमें कोई ना कोई रोल प्ले करना है। इधर समझ पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स वाले, राइट। तो आपको समझ में ये भी रहा होगा मेरे को इकोनॉमिक्स आती है, डिस्पाइट हैविंग केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, आई हैव दैट कमांड ओवर इकोनॉमिक्स आल्सो। तो एक जॉब मार्केट है बाहर, उसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मोस्टली लोग कोई ना कोई जॉब करेंगे, एज ए टीचर, एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल सर्वेंट लाइक मी ऑल्सो, और भी बहुत सारे हैं प्रोफेशंस हैं, तो वहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। उस जॉब मार्केट की डिमांड किस तरीके से वो लोग हम में से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट।
जेई मेंस के लिए वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई जेई मेंस दे रहा हो वो बताओ, जेई मेंस में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? जेई मेंस के पेपर में हमारी क्या चीज देखने की कोशिश की जा रही है? नॉन मेडिकल थोड़ा सा आना चाहिए आइडियाज, आप साइंस स्टूडेंट्स हो, इमीडिएटली आंसर आना चाहिए। चलो ये वाले बताओ, क्या एक्सपेक्ट, नीट में भी सेम रिक्वायरमेंट है, क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे? कॉन्सेप्ट क्लियर। यस, वेरी प्रिसाइजली यही आंसर है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, बेसिक चीजें कितनी क्लियर हैं। वहां पे ये थ्योरम प्रूव करने नहीं आएंगे, ना ही कोई एक लिमिट से ज्यादा बड़ी थ्योरम को वहां पे वेरीफाई करना होगा हमें, ना ही उसमें देखना होगा, बिकॉज दैट डजंट गिव अस द स्कोप। एमसीक्यूज क्वेश्चन हमें यही चेक करना चाहते हैं कि हम भाई कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, फ्रिक्शन, ये सब चीजें हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, फोर्सेस को हम बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे वांट टू नो। ठीक है, केमिकल्स को हमने मिलाया तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होगी, ऐसी छुपी हुई चीज नहीं होगी, दैट वुड बी समथिंग मेजर एंड सब्सटेंशियल। इन नटशेल दैट इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए हमें। तो आपका ओरिएंटेशन आज थोड़ा, चलो जो भी है, एग्जाम रिक्वायरमेंट अलग होती है, यहाँ की भी एक अलग रिक्वायरमेंट है, बट आप ट्राई करोगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो। आपके 5 मार्क्स पेपर में कम आ जाए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू हैव ए कमांड ओवर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, बिकॉज स्कूल में तो आप पास करके चले जाओगे, ठीक है, स्कूल में 5 नंबर ऊपर नीचे खास फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली हाँ ऑब्वियसली अब क्योंकि बोर्ड की वो इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं कुछ टाइम के बाद में, तो आप सोचोगे कि आपको वहां तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। आई वाज इन ए डिबेट जहाँ पे ये डिसाइड हो रहा था कि किस टाइप का वेबिनार, आई हैव अटेंडेड ए वेबिनार जहाँ पे जो अपने जेएनयू के वाइस चांसलर हैं वो और आईआईटीएंस के डायरेक्टर्स वगैरह काफी लोग बैठे थे, एंड दे वर डिसाइडिंग कि हमें चाहिए क्या एक्चुअल में। जो कैंडिडेट 12th के बाद में ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, ग्रेजुएशन में भी बीटेक और मेडिकल साइंसेज के थ्रू जो भी ग्रेजुएशन, बीकॉम एक्सेट्रा, उसमें हमें कैंडिडेट्स में चाहिए क्या एक्चुअल में? हमें थ्योरम रटवा के उनसे वो चेक करना है? नहीं, उनका बेसिक आइडिया ये था कि ये कैंडिडेट, ये हमें केवल ये चेक करना है कि ये कैंडिडेट आगे ट्रांजिशन करने के लिए, ग्रेजुएशन के लेवल की चीजों को पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं। उस चीजों को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। डू नॉट रश टुवर्ड्स ये करो वो करो। यस, पेपर की थोड़ी सी डिमांड है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे हम लोग, बट हमारा फोकस काम होना चाहिए, और ये सब में वैलिड है। ठीक है, मैं और आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और कुछ और स्पेसिफिक इसमें पूछना चाह रहे थे आप, क्योंकि इनका क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स, और कोई प्रॉब्लम किसी को कोई और प्रॉब्लम जैसा लगता हो? यस सर, जो हम पढ़ने के लिए शेड्यूल बनाते हैं उसमें मतलब हम उसमें ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब वो अप्लाई नहीं होता फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। फैंटास्टिक क्वेश्चन, फैंटास्टिक। आई एम हैप्पी कि आपने पूछा। और कोई क्वेश्चन सो दैट आई कैन बिल्ड अपॉन इट? यस सर, जुडिशियल में मेरे को जाना आगे, तो सर अभी से तैयारी कैसे करते चले? ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। इसको हम सेपरेटली डील करेंगे, राइट? ओके, फर्स्ट योर क्वेश्चन कि यस वी मेक शेड्यूल्स बट वी डोंट फॉलो इट। ठीक है, अभी आप लोगों ने भी किया होगा, सुबह सोच के आओगे आज तो 3 घंटे में हमें अच्छे से पढ़ना है, और प्रोबेबली किसी का मैथ्स का लेक्चर मिस हुआ होगा मेरी वजह से, किसी का कोई और फिजिक्स का लेक्चर मिस हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे घर से कुछ बच्चे नोट करके आए होंगे, ये क्वेश्चन पूछना था वो मिस हो गया। टेक्निकली आपके जो टारगेट्स थे टेक्निकली तो चेंज हो गए। देखो, हम शेड्यूल डेली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं। बढ़िया तो है कि डेली बनाओ, एक आइडिया होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी आइडिया होना चाहिए, बट डेली शेड्यूल वुड बी द बेस्ट। अब ये फॉलो नहीं होता, अब फॉलो ना होने के रीजंस बहुत हैं, मेरा भी फॉलो नहीं होता लिटरली, पर मैं ट्राई करता हूँ कि 80-90% उसको कंप्लीट किया जाए। व्हाट शुड बी माय ऑब्जेक्टिव? जब मैं शेड्यूल बना रहा हूँ, बनाते समय मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आई विल ऐड डिसेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स जो कि उस दिन में एटलीस्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन हमेशा होता है, हम अपनी कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेट करके चलते हैं। एक दिन में हम सोचते हैं कि 4 चैप्टर कर सकते हैं, होता 3 ही है, राइट? पेपर टाइम में तो ऐसा होता ही। तो स्टिल नहीं हो रहा है तो हमारा ऑब्वियसली सबको पता है कि नहीं हो रहा है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स हम कवर करें, ठीक है, बट हमारा टाइम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि वो फॉर एग्जांपल मेरी वजह से भी यदि जा रहा है तो आपको ये लगना चाहिए कि यहाँ से भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव लेके जाओ, सो दैट जो अपॉर्चुनिटी फॉरगोन है, इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स ध्यान दे सकते हैं
the opportunity forgone because of me as a giving a lecture here, वो उससे ज़्यादा मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपकी फॉरगोन है उससे ज़्यादा यहाँ बेनिफिट हो जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ट्राई करो कि यहाँ से आउटपुट ज़्यादा लेके जाओ। ठीक है, दैट वुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ट्राई करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक हो, ठीक ठाक हो, आपके ऊपर आपको एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना अचीव करना है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट अभी एग्जाम्स होंगे, रफली एग्जाम ही होंगे 11th वाले, तो आप ट्राई करो कि जितना सिलेबस आपको करना है लास्ट के कुछ दिनों को छोड़ के 10-15 डेज को छोड़ के ट्राई टू फिक्स ऑल द थिंग्स विद इन दीज डेज। यस, नहीं होंगे बट ट्राई टू कंप्लीट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, शेड्यूल में हम हमेशा एक चीज़ को रखना भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव ए लिमिटेड कैपेसिटी। उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हमें फिर रिक्यूपरेशन का थोड़ा सा टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, हमें भी जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा टाइम डिवोट तो करना पड़ता ही है। बट हम आइडियल शेड्यूल बनाएंगे तो वो टाइम कहाँ है, हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब या तो एक्टिविटी करो ही ना, या तो यहाँ लेक्चर में आओ ही ना। आए हो तो आपको जो कुछ आपने लूज किया उस कहीं ना कहीं आपको फिट इन करना पड़ेगा। दैट इज द आर्ट यू ऑल मस्ट हैव। कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अलोकेटेड 3 आवर्स, और ये जैसे सिविल सर्वेंट्स एटलीस्ट बिकॉज आई एम ए सिविल सर्वेंट, तो आई नो कि ये टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एंड आई विल स्लोली शिफ्ट टू दैट कॉन्सेप्ट। टाइम जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज लिमिटेड, दैट इज ओनली लिमिटेड फैक्टर दैट यू हैव। और सारी चीज़ों को आप वेरी कर सकते हो। आपको टीचर बढ़िया नहीं मिल रहा, कुछ और तरीके से कर सकते हो। आपको स्कूल बढ़िया नहीं मिल रहा, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। आपको नीड्स क्लियर करना है, यू कैन डू डिफरेंट थिंग। बट टाइम का कुछ नहीं कर सकते। डेट जो एग्जाम की डेट है वो अनलेस अंटिल CBSE या जो भी एजेंसी है वो चेंज नहीं करेगी। वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हमें चीज़ें उसी में फिक्स करनी है। सो हाउ वी कैन डू थिंग्स स्मार्टली, दैट शुड बी द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन। कि अब लिमिटेड टाइम में जिसमें कि प्रॉब्लम्स आ सकती है शेड्यूल से, जब मेरे जैसे कैंडिडेट्स का भी शेड्यूल मिस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूँ, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव सम टाइम 15 मिनट्स मेरे आने से पहले या प्रोबेबली जाने के बाद में, रिसेस से पहले, जो भी है, यू कैन अलोकेट स्मॉल थिंग्स। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम इतना ज़्यादा बड़ा और बिग सोचते हैं कि वो छोटे टाइम को फैक्टर इन करना ही भूल जाते हैं। स्मॉल थिंग्स, आपका बस नहीं आई, स्कूल बस नहीं आई, दिस इज वेरी वेरी ऐसा टाइम है अभी आपके पास में कि जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम बचाना है। साइंस का स्टूडेंट, आई नो दैट कि थोड़ा टाइम बचाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इट बिकम्स सब्सटेंशियल, एंड में जाके बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। तो वो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर जहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हो, ट्राई टू मिनिमाइज इट। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करो। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज का एक मेंस लिखा था IAS एग्जामिनेशन के लिए। आई एम नॉट IAS राइट नाउ, आई एम HCS एक्चुअली, एक स्टेप नीचे। तो उसके एग्जाम मैंने दिए हुए हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि बिकॉज मेरा जो इन्वायरमेंट था उसमें लेवल 1 किसी का क्लियर नहीं हुआ था और मैं वहाँ था। अब मैं ऑब्वियसली और लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होगी काम करने की, पढ़ने की, वो मेरी फ्रीक्वेंसी उससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव माई स्टेज 2, दे डू नॉट हैव दैट स्टेज 2। व्हाट आई डिड एक्चुअली कि हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप में करते रहे। अब कहीं पे रह रहे हो, ग्रुप में करना तो कंपल्शन है, आपको रूम में बंद रह के तो रह नहीं सकते आप ज़्यादा टाइम तक। तो मैंने क्या किया उसमें, मैंने क्या किया कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं उनको टेक्स्ट कर देता था कि ये 3 टॉपिक हैं, ये ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। ठीक है, तुम इसके ऊपर जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो, मैं पढ़ के नहीं आऊँगा, एंड वी विल ट्राई टू डिबेट। वैसे खाने के टाइम में लोग बोलते हैं बोलना नहीं चाहिए, बट वी यूज टू डिबेट थिंग्स। अब उससे क्या हुआ कि खाने का टाइम तो 10 मिनट बढ़ गया, बट वो सारा का सारा टेक्निकली यूज हो रहा था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इन माय लास्ट अटेम्प्ट कुछ क्वेश्चंस थे डायरेक्टली जो हमने, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो मैं इससे लिंक करूंगा एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे काफी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए थे। अब इस डिस्कशन का फायदा क्या हो, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्टेक्स्ट में जोड़ता हूँ कि सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, पर उनका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। एक बार रट लिया, आधे घंटे तक समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, अगले दिन पूछेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चली जाएगी, मिस हो जाएगी, बिकॉज हमने इतनी अच्छी तरीके से वो पढ़ा ही नहीं। और जब हम उसी कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक कोई भी हाइड्रोलिक मशीन्स का जो भी कॉन्सेप्ट था, फोर्स, फ्रिक्शन, वेक्टर्स का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको यदि हम इस तरह से डिस्कस करते हैं जहाँ पे एनीवेज टाइम लॉस होना ही है, वहाँ पे हम डिस्कस कर लें चलते हुए। फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉकिंग, हमारा टीचर नहीं आया कहीं पे, स्कूल में टीचर नहीं आया, तो वी कैन डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट। और उससे क्योंकि हमें एक चीज़ अच्छे से पता होगी, दूसरे वालों को दूसरी हो सकती है,
तो वो सिनर्जी बन के हम थोड़ा सा बेटर काम कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बस लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज हम उस स्मॉल टाइम में लाते रहेंगे तो एंड में जाकर सब्सटेंशियल हो जाता है। जब मैं यहाँ पे भी क्लास में था तो व्हाट एक्चुअली मेरे पास जो रोल आ गया था अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई शुड से, कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनको आई हैव वेरी गुड कमांड ओवर मैथ्स, आई हैव स्कोर्ड मैक्सिमम 98 आउट ऑफ 100 हियर इन वन एग्जामिनेशन December 12th की क्लास इसमें I have scored 98 and not to boast but I want to say something in that context कि जो और कैंडिडेट्स थे वो क्या करते थे कि उनको लगता था कि इसको क्वेश्चन आ जाएगा, बट दे यूज्ड टू डू कि वो पर्ची में क्वेश्चन लिखते थे, वो मेरे को दे देते, भाई ये मेरे से हो नहीं रहा है, तेरे को जब टाइम लगे सॉल्व इट एंड गिव इट बैक टू अस। अब इससे क्या हुआ कि इंस्टेंटली फॉर एग्जाम्पल उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि वो क्वेश्चन हमें सॉल्व होके मिले। अब मेरे लिए चैलेंज क्या था कि किसी भी टाइम पे एक क्वेश्चन चैप्टर 1 का भी हो सकता है, एक क्वेश्चन चैप्टर 7 का भी हो सकता है, ठीक है, बट आई टुक इट एज ए चैलेंज, ठीक है, ये मेरा एडिशनल काम है। अब जो मेरा ये टाइम बचता था मैं क्या करता था, वो पॉकेट में रखता था अपने 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को देने होते थे वापस, एंड एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ये चीज कोड भी कर देंगे, भाई चल वो यहाँ है नहीं, तो मैं उन क्वेश्चन को सोल्व करता था। ऑब्वियसली वो नहीं होते थे बिकॉज जो उनसे नहीं हो रहे वो टफेस्ट क्वेश्चन होते थे, भाई उनसे नहीं हो पा रहे तो वो टफ क्वेश्चन ही मेरे को देंगे। मैं ट्राई करता था थोड़ा सा रेफरेंस जहां से भी यूज करके ब्रेनस्टॉर्म करता था, मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता था उससे, बट आई यूज्ड टू डू दैट। और वो सडनली आता था तो मेरे को वापस कॉन्सेप्ट से लिंक करना पड़ता था अपने आप को, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम देने जाते थे तो आई हैड बेटर कमांड ओवर दीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, कि आपका कमांड एक चैप्टर पे है, क्वेश्चन दूसरे से आ रहा है, तो स्टिल आपको माइंड कैसे अप्लाई करना है। तो ये एक थी। मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपने लेवल पे, बिकॉज 11th क्लास में आपको ऑब्वियसली आई विल होप कि 12th क्लास में और अच्छा सा आप बॉन्डिंग बना के अच्छे से पढ़ेंगे। एक छोटा सा ग्रुप बनाया आप, 3 कैंडिडेट्स ओनली, 3-4 बस, इस तरह का काम जरूर करें। यस, आपका क्वेश्चन था जुडिशरी वाला। देखो जुडिशरी के लिए देखो एक तो प्री रिक्वेस्ट ये है कि यू शिफ्ट, ये इन्होंने बहुत अच्छा पूछा था, इनका इंटरेस्ट अब जुडिशरी में जा रहा है, मतलब लीगल साइड में, इफ आई कैन ब्रॉडली कोट इट, on legal side he may become a lawyer, he may become a judge, and he may work as a public prosecutor, attorneys and others, और भी स्कोप है, ठीक है। कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट लॉ जो इम्प्लीमेंट होता है, इवन सिविल सर्विसेज में एक जो पोस्ट है वो है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ठीक है, फॉर योर इंटरेस्ट है, इफ आई कैन कोट, बट उसके लिए फिर आपको पढ़ना तो जनरली पड़ेगा क्योंकि फाइट सेम है। सो बट आई वांटेड टू से कि ये ऑप्शंस हैं, आप पहले एक बार ऑप्शंस को देख लो। जुडिशरी कैन बी योर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बट देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। अब जुडिशरी में आप कैसे काम करना चाहते हो? एज ए जज ऑब्वियसली, जुडिशरी में ऑब्वियसली जज, पर कहाँ का जज, कैसे, किस लेवल पे काम करना चाहते हो? डू यू वांट टू वर्क इन अपना ये वाला सेटअप ए ट्रायल कोर्ट्स का? डू यू वांट टू वर्क एज ए जज इन आर्मी आल्सो? देयर इज वन ऑप्शन। डू यू वांट टू वर्क एज ए लॉयर? मतलब ये ऑप्शंस है, मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑप्शंस बता रहा हूँ, बिकॉज कई बार द थिंग आई हैव मेंशन कि कुछ टाइम के बाद में हमें ना ऑप्शंस डेफिसिट ना दिखने लग जाए। वी शुड फील कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक्चुअली में ऑप्शंस होते हैं, बट जो ये सेशंस है इनका आइडिया पता है क्या होता है कि हमारे हॉराइजंस को, ये वाले हॉराइजंस पढ़ तो मेरे ख्याल से आप मेरे से ज्यादा रहे होंगे ऑब्वियसली, बट जो ये वाला है कि जो ये ऑप्शंस है, फैक्टर्स हैं और चीजें हैं जिसको हम विलिंगली अनविलिंगली स्किप कर देते हैं, उन चीजों पे एक बार फिर से सोचने का मौका मिल जाए। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दीज सेशंस। तो एक ये है हमारा, तो इसमें आप चाहते हो जुडिशरी में जाना एज ए ट्रायल कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हो। आपको वैसे पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज इफ यू डोंट नो आई विल टेल कि आपको पता है कि कैसे जाना होता है, व्हाट इज द रूट एक्चुअली? 12th के बाद BLLB। ओके ग्रेट। इफ फॉर एग्जांपल गलती से आपके पिताजी बोलते हैं नहीं मैं आपको बीटेक करा के मानूंगा, तो आपको एडमेंट है कि नहीं यार मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, ठीक है, तो क्या रखा है? यही बोल रहे हैं? यही नहीं सर, जुडिशरी बोल रहे हैं। जुडिशरी। अच्छा चलो फॉर्चुनेट है ना, ऐसे होता नहीं है जनरली, बट पेरेंट्स के एम्बिशंस भी कई बार रास्ते में आ जाते हैं, तो आप कैसे फाइट करोगे? दैट इज वन अनदर क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ओके फेयर एनफ, तो बताओ कैसे जाओगे, क्या आइडिया तुम्हारा? कोई आइडिया? ओके आई विल टेल। वन आइडिया तो इनका ठीक है कि बीए पे हम BA LLB ये वाला रूट कर सकते हैं,
बट इनको ये नहीं पता कि हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे हम और कुछ और भी करके हम डायरेक्टली फिर बाद में भी LLB कर सकते हैं। अब उसके फायदे क्या रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको जुडिशरी में अभी नहीं जाना, थोड़े टाइम बाद में जाना है, दैट मे बी द ऑप्शन, आप ग्रेजुएशन कुछ और कर सकते हो। तो जिसके पिताजी एडमेंटिंग है जुडियो इसमें बीटेक कराने में, तो ये वाला रूट ठीक है, राइट। दूसरा रूट ये है, पर इसके बाद में कैसे जाओगे जुडिशरी में? ये LLB कर लिया, फिर क्या करोगे? जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, दे आर कंडक्टेड एट स्टेट लेवल, ठीक है। जैसे माई डेजिग्नेशन इज HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ऐसे ही एक ऑप्शन होता है हमारा HCS जुडिशियल ब्रांच। अभी उसके टेक्निकली फॉर्म्स भी निकले हुए हैं ऑन HPS के। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको जाके भरो, बिकॉज यू कैन डू दैट, बट एटलीस्ट डाउनलोड दैट नोटिफिकेशन, बिकॉज दैट वुड बी आउट ऑफ इंटरेस्ट। आप उसमें सीखोगे कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। डाउनलोड द नोटिफिकेशन, सी किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ से लोग आ सकते हैं। इफ यू आर ए लॉयर, तब आपके पास में क्या एडवांटेज है। इफ यू आर ए नॉर्मल कैंडिडेट, फिर आपको क्या चाहिए, किस टाइप का करिकुलम आपको पढ़ना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, वो होंगे कुछ लोग भी हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स, कुछ इस वाले बैच में नहीं है, अभी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए बेसिकली उनको पता चलेगा। ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर कि आप अपकमिंग अगस्त या सितंबर में नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें कि आप एज ए लेफ्टिनेंट डिफेंस सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं। और ये वाली अपनी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर भी आप सर्व कर सकते हैं, इन नेवी दैट इज सब लेफ्टिनेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कहाँ से पता लगेगा? डाउनलोड दैट नोटिफिकेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको अभी तक नहीं हो, बट दैट इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग राइट नाउ। गो सी, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें फॉर दैट एग्जामिनेशन। दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा आपका जो देखो, जब तक वो चीज़ आएगी नहीं, आपके विसिनिटी में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जब तक अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर लेंगे, तब तक तो ऑब्वियसली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। एज एन व्हेन आप धीरे धीरे पास जाते जाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। बट माई पर्पज इज कि आपको जो गोल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिनको लग रहा है कि मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ, हैव सम इंटरेस्ट, दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट। सी यूट्यूब पे गाने सुनने बजाय ट्राई टू सर्च कि जुडिशरी में कैसे जाएं, राइट। कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी देखो कि आपको इंटरेस्ट जगा पा रही है कि नहीं। ये जो आउट ऑफ इंटरेस्ट जो चीजें आप करते हो ना, दैट एड्स एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा ऐड करता चलेगा। सिविल सर्विसेज में फॉर एग्जांपल, सिविल सर्विसेज या फिर आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें जो ये आउट ऑफ इंटरेस्ट वाली बातें होती है ना, ये ही अल्टीमेटली करिकुलम तो सब लोग पढ़ के जाते हैं, कोचिंग भी लेते हैं लोग, और करिकुलम भी पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार नहीं 4-5 बार पढ़ लेते हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है? दिस आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी से जो हमने नई चीजें पढ़ी हैं। सिविल सर्विसेज में तो सारा जो खेल है वो यही है। in IAS examination, IAS, IPS, foreign services, other examination, corporate law services, that is the thing that is required there. Out of interest सोचो, बुक वाला नहीं पूछते वो लोग, एग्जाम्पल कोट करते हैं। इसका आपने 12th क्लास में बुक में पीछे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट के चैप्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास तक। तो उसमें इकोसिस्टम, सॉइल पोल्यूशन और ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी है। इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन लिटरली चीज़ें तो वही थी जो एनसीईआरटी में दी हुई थी, बट उसमें से एक लाइन बदल दी। क्या बदल दी? कि अभी जो फॉर एग्जांपल पंजाब में जो सॉइल पोल्यूशन है, ये 1-2 साल पहले की बात है, पंजाब में जो सॉइल पोल्यूशन है, उस सॉइल में कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम इज हायर देन दिस आर्सेनिक। बट इन वेस्ट बंगाल, मैं इसको बताऊंगा थोड़ा सा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम इज लेस एंड आर्सेनिक इज मोर। रिवर्स, दोनों चीजें ऐसे पूछी, एनसीईआरटी में नहीं है, और टेक्निकली बोल देते हैं कि एनसीईआरटी पर खिंचाओ हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था कि आपने जब एनसीईआरटी पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जब बुक्स पढ़ ली, तो ये चीजें न्यूज़पेपर में आ रही होगी बार बार। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो न्यूज़पेपर में आई होगी। अब किसी कैंडिडेट ने वो देखा होगा कि किस टाइप के पोल्यूशन से कौन कौन से चीज़ें बढ़ जाती हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, तो ऑब्वियसली जो वेस्ट में होगा वही तो पोल्यूटेंट होगा, इजंट इट? आयरन की इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे क्रोमियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो पोल्यूशन क्रोमियम की वजह से होगा। आर्सेनिक कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है। पंजाब में क्या है? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वन थिंग।
बेसिक आइडिया इसमें कोई आपने कॉमन सेंस के अलावा कुछ और चीज लगाई नहीं लगाई, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बट एक ये चीज, ग्राउंड वाटर कहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो आर्सेनिक वहाँ ज्यादा होगा, एक लॉजिक। दूसरा, वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि सारा का सारा गंगा रिवर जाती है, ब्रह्मपुत्र आती है, सारा वेस्ट वहाँ जाता है। अब क्रोमियम कहाँ ज्यादा हो सकता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है या फिर जहाँ पे वेस्ट आ रहा है एफ्लुएंट सीवेज वाला। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज हो ना हो पर वेस्ट तो जरूर जा रहा है, ये तो सबको पता है। तो मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन वी हैव। ये कुछ भी नहीं रहा, दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द थिंग इज वी हैव अप्लाइड आवर क्यूरियोसिटी। जहाँ पे भी हमने सोचा होगा कहीं पे भी कि भाई ये कहाँ प्रॉब्लम रही होगी, हमने गूगल किया होगा, देखा होगा वेस्ट के बारे में थोड़ा सा पता, जब भी हमने वेस्ट के बारे में कहीं पे भी पढ़ा होगा तो हमने देखा होगा कि हाँ सीवेज में ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है यहाँ पे इंडस्ट्रीज में। दैट इज द आउट ऑफ बॉक्स दैट क्यूरियोसिटी, दैट बॉक्स इन आवर केस। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जहाँ वी हैव टेक्नोलॉजी, घर पे हमारे पास मोबाइल फोन है, प्लीज डू वन फेवर कि आप धीरे धीरे इस तरह के इंटरेस्ट, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ट्राई टू सर्च सम थिंग्स इन केमिस्ट्री। आपको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, देखो जुडिशियल जजमेंट्स, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे। समझ में नहीं आएंगी जुडिशियल की जजमेंट्स हैं, वो कई जजमेंट्स अभी भी मेरे को नहीं आती हैं समझ में, बट द थिंग इज इंटरेस्ट बढ़ता है तो समडे और अदर यू विल रीच दैट पोजीशन कि आप उनको कर पाओगे। दैट इज आवर एम कि जल्द से जल्द हम अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाएं, बिकॉज आवर गोल्स हैं, ओवरलैपिंग गोल्स हैं हमारे, ये भी कर लो वो भी कर लो, या फिर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि गोल क्या है हमारा, हमें उनको सिग्रीगेट करना है और पर्टिकुलर अपना गोल चुनना है। दैट इज व्हाट आवर आइडिया शुड बी। फेयर एनफ? ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहिए, कोई डाउट? सर अभी आपने बोला कि कोचिंग भी लेते हैं, तो कोचिंग में जाना जरूरी है या नहीं है? फॉर व्हाट? सर मतलब कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जरूरी है। ओके, आई गॉट इट। और कोई क्वेश्चन? यस। तो जैसे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए तो वो तो बता सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, वो बता दें। जो पहले क्वेश्चन था वो सिंपल था, बट ये वाला ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, योर क्वेश्चन पहले या पहले उनका लेते हैं, ठीक है, अभी रिमाइंड में वही आ गया। देखो सबको पता है कि जब हम व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेईई मेंस वाला, सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किस लेवल की पढ़नी है, हमने पेपर्स देखे होंगे, हमें आइडिया हो रहा होगा धीरे धीरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली एमसीक्यूज में कितने लेवल पे आ सकते हैं कि 1 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दैट इज व्हाट आइडिया, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज द केस। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो हम कर लेते हैं, स्टिल सिलेक्शन नहीं होता, राइट? अब क्या चीज नहीं करनी चाहिए उस पर आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 1 कि हैव द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पहले तो प्रॉब्लम देखो कि प्रॉब्लम है क्या चीज, हमारे पास में जो प्रॉब्लम है, जो टास्क है, उसका आइडिया होना चाहिए कि इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, कितने लेवल पे हमें इसको डील करना है, राइट? फॉर एग्जांपल कि हमें जेईई का पढ़ना है, बट हम सिलेबस कहाँ से कवर कर रहे हैं, बस लिमिटेड हम एनसीईआरटी से फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा पोर्शन छोड़ रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें नहीं पूछी जाती, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो क्या ये अप्रोच सही है? तो क्या करना चाहिए? जो चीजें आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं से तो कवर करना है हमें, वन थिंग, ठीक है? हो सकता है उसके लिए हमें रिफ्रेशर बुक्स भी देखनी पड़े, ठीक है, जो भी बढ़िया पब्लिकेशन है उसमें कॉन्सेप्ट, अब वो कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे सिलेबस में है ही नहीं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे है ही नहीं, उनको कैसे करेंगे? उनको ढूंढो वहाँ पे और उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो, बिकॉज यहाँ सिलेबस में नहीं है तो टीचर्स भी नहीं पढ़ाएंगे। आपको स्पेशली जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट में बताओ, यू रीड इट, गो देयर, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा। ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये आपके भी क्वेश्चन से ओवरलैप होता है कि कोचिंग लेनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा रिलेट करना है इसको। सेकेंड थिंग कि डिफिकल्टी लेवल, हम कई बार भूल जाते हैं कि द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हेयर इन आवर स्कूल इज डिफरेंट देन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वन थिंग, एंड द बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेवल और बढ़ जाता है। जो कट ऑफ 100 पे लगनी चाहिए वो 105 पे लग रही है, दैट इज कॉम्पिटिशन। तो हमें क्या करना है, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, वो 3 कॉन्सेप्ट और अच्छे होने चाहिए हमारे, समझ रहे हो? सो एक तो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल, एक है बिकॉज द इंक्रीज इन लेवल ड्यू टू कॉम्पिटिशन। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप लोग, उसका पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता करें? सी कि जो पेपर आपको देना है उसमें आप चीजें कवर कर भी पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव जो फिजिक्स वाले हैं या जो भी है,
आपने चैप्टर 1 देखा होगा, फिजिक्स में तो वो डायमेंशन वाला चैप्टर है। इन केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर वो? हाँ, स्मॉल कॉन्सेप्ट, दूसरे, हाँ उसी में है, आसपास ही है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस आपने वो तो पढ़ ही लिया होगा ऑब्वियसली, चैप्टर 1 तो ढंग से पढ़ा ही होगा। देखो उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं देन डू दैट, उस लेवल की तैयारी करो। और ये कहाँ से होगा? रिपीटेडली कीप सीइंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो चैप्टर के पीछे भी हैं, या फिर मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था एमटीजी पब्लिकेशंस, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो। एमटीजी पब्लिकेशंस की केमिस्ट्री टुडे, फिजिक्स फॉर यू है शायद, फिजिक्स फॉर यू, या फिर हाँ मतलब ये बायोलॉजी की भी है इस तरह से। कीप सीइंग दैट मैगजीन बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव लेवल के बराबर रहती है, 1-2% ऊपर ही रहती होगी। उसको देखते रहो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर वाइज देखो उनको। आप समझ पा रहे हो? आपने देखिए कभी लाइब्रेरी में आता है बेटा मंथली सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप मैम आप एक एफर्ट करोगे, हमें लेके आओ। हाँ आप एक बार एक ले आओ सो दैट वी कैन सर्कुलेट एंड दे कैन सी, ठीक है। तो ये हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमारे बुक के पीछे भी क्वेश्चन है, वी यूज्ड टू डू दैट, वो हमें कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ही तैयार कर रहे होते हैं, राइट। तो ये हमें देखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज आपका एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी है 12th में होना है ऑब्वियसली, जैसे 11th क्लास, तो आपका 12th में होना है। ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट बिकॉज आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। ट्राई टू फिक्स द इश्यूज राइट नाउ। 11th क्लास के इश्यूज को इसी साल फिक्स करके जाओ, इसी साल मींस इस एकेडमिक ईयर। 1-2 महीने आगे पीछे आपको लगते हैं तो वो फिर सीधा एंड में चले जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। आप कोई नहीं, आप एक मैगजीन्स को देखना, वैसे ही जस्ट आसपास दिखाते रहना। इसमें क्या मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि आप सेंटर पेज पे, इफ आई एम राइट, ये बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की बहुत अच्छी मैगजीन है। हम इसका क्या करें? एक पहले हमारे पास बुक्स बहुत इतनी ज्यादा हैं और आप लोग सोच रहे हो एक और बता दी इन्होंने, ठीक है। द पर्पस इज नॉट दैट, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हो या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये लेवल पढ़ना पड़ेगा। आप में से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक 9th-10th में किसी ने सॉल्व की? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, यस और यस 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 हो, ओके। सो एटलीस्ट मेरा पूछने का पर्पस ये था कि आपको पता है ना कि ऐसी भी एक बुक होती है, ठीक है। उसमें है क्या चीज, व्हाट इज द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का आइडिया क्या है? हमारे टाइम में एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लगवाई थी वो, जब मैं 8th या 9th में था, पता नहीं कब लगवाई थी फर्स्ट टाइम। आइडिया यही था कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ते रहते हैं, दैट इज द बेसिक मिनिमम वी आर रिक्वायर्ड टू डू, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कॉम्पीट करने के लिए दैट इज वो वाली बुक, द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो उसको हम साथ में मेंटेन करें और वो एनसीईआरटी की ही है, तो आप एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है तो उसको भी साथ लेके चलो, इजंट इट? इसका आइडिया सेम ही है। हमें बेसिकली इसमें से क्या करना होता है कि वंस वी रीड द चैप्टर्स, वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद में क्या है कि इस पे माइंड मैप्स आते हैं बहुत कंसाइज, एक पेज पे आपकी सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। मेरे पास कुछ मैगजीन्स पड़ी हैं घर पे मेरे टाइम की, उसमें देयर आर माइंड मैप्स की, उस पे 1 या 2 पेजेस पे सारी रिएक्शंस हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि एंड टाइम में आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। अज्यूम यू आर इन 12th क्लास एंड अप्रैल महीना चल रहा है, तो इसकी जो मई में मैगजीन आएगी उसमें क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादा चैप्टर नंबर 1 से होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो और भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिक्स भी क्वेश्चंस होंगे, बट चैप्टर 1 वाला कुछ आएगा अप्रैल के बाद में, मई या जून में। आप क्या कर सकते हो, आपने पूछा था ना, उस लेवल को चेक करने के लिए कंपटीशन का लेवल कहाँ है, वो क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपके बुक के पीछे भी हैं, बट ये वाले अपडेटेड है, अपडेटेड इन द सेंस कि आज क्या ट्रेंड में चल रहा है। बुक तो कब की प्रिंट हो गई, 2-3 साल पुराना हो जाता है, बट ये चीजें हैं, ये है कि दिस इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑलराइट। तो आप ये देख सकते हो और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एक दिन एक बार बैठ के देखना इसको, हाफ एन आवर देखना, इसमें क्या मिल सकता है एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या पॉजिटिव आप इससे ले सकते हो, ठीक है। लेट्स लीव दैट थिंग राइट नाउ, बाद में देख लेना। और क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था? 55 मिनट्स। हाँ देखो कि यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट से काम तो होता है ऑब्वियसली, वो वहाँ पे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें तो सिखा ही रहे हैं, बट ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ जेई बहुत सारे लोग जाते हैं, फॉर आकाश, फिजी एंड अदर इंस्टीट्यूशन जाते हैं, नीट के लिए भी जाते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा हो जाए। दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम ट्रिक्स सो दैट क्वेश्चंस जिसमें 1 मिनट लग रही है उसमें ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम लगे और लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हो। दैट इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ टेकिंग कोचिंग, कि जो चीज़ें आ रही हैं उसमें बेटर कमांड हो और जो चीज़ आनी चाहिए वो हमें थ्रू आउट द टाइम अच्छे से
रिमेंबर रहें, उनके क्वेश्चन हम डील कर पाएं और एक्स्ट्रा टाइम जो भी बचे एटलीस्ट हम उस पर ब्रेनस्टॉर्म तो कर पाएं। ऐसे इतनी लेवल की तो अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते मतलब वो क्या कम है, मतलब जो कोचिंग लेते हैं उन पे अलग से टैग लग जाता है, हाँ ये महान है। ओके देखो इशू ये है कि देखो कॉम्पिटेंस तो सब पे है, कॉम्पिटेंस तो काफी लोगों में है, सब में तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज डिफरेंट कॉम्पिटेंस भी हो सकती है। द पर्सन देयर मे बी इंटरेस्टेड इन जुडिशरी, उसको क्या फिजिक्स का कंसेप्ट ही ना समझ में आ रहा हो, दैट मे बी द केस। अब मैं ये बोलूँ कि दैट इज इक्वली कॉम्पिटेंट, नहीं, उसका इंटरेस्ट कहीं और है। प्लीज थोड़ा सा फोकस रखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉम्पिटेंस काफी लोगों में है, बट क्या है कि उस राइट टाइम पे आप कितना एफर्ट लगा पा रहे हो, प्लस दूसरा चीज आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं उस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने लेवल पे कितना कर पा रहे हो, ये तो एक चीज है यस, बट जो वहाँ कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे भी जा पा रहे हैं वो वहाँ से कितना अर्न कर पा रहे हैं, दैट इज वन थिंग। एंड कॉम्पिटिशन में ये है कि आप यदि आप यहाँ हो तो आपको आउटसाइड द सिस्टम, कोचिंग सिस्टम से बाहर रह के उन्हीं लोगों से कॉम्पीट करना है एक्चुअली, अनलेस अंटिल जब तक एग्जाम की डिमांड में वो ट्रेंड में ज्यादा रहेंगे, द थिंग दैट दे आर लर्निंग देयर वो ट्रेंड में ज्यादा रहेंगे बिकॉज दे आर बीइंग एनकाउंटर्ड बाय देयर अथॉरिटीज टू डू सिमिलर क्वेश्चंस रेगुलरली डेली। उनको मेरे ख्याल से हर वीकेंड पे टेस्ट होता है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ वर्क बुक्स देते रहते हैं वो लोग, ठीक है। यदि हम वहां जा रहे हैं दैट इज ओके, कॉम्पिटेंस में डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉम्पिटेंस इन द सेंस कि हमारी कैपेसिटी हम कितना अचीव कर सकते हैं उसमें डिफरेंस खास नहीं है, बट हम कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज वन थिंग। अब यहाँ हो जैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि शुड आई गो फॉर दैट और नॉट, मैं श्योर नहीं था, तो आई थॉट कि इमीडिएटली अपफ्रंट इतना रिसोर्सेज अरेंज करके जिस चीज के लिए मैं श्योर ही नहीं हूँ, व्हाई शुड आई डू दैट। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप में से कोई कॉम्पिटेंट है, आपको लगता है कि आप वहाँ पे भी साथ में वीकेंड में कुछ कर सकते हैं, फेयर एनफ गो, ठीक है। आप अलाउ करते हैं, नहीं अलाउ करते तो छोटी छोटी चीजें करते रहो। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था, दिस मैगजीन इज गुड एनफ ऑल्सो, चीजें अच्छे से पढ़ते रहो, शॉर्टकट उसको अच्छे से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल हमारी आदत ये पड़ जाती है जो पहले होती है 9th या 10th तक कि बुक से पढ़ने की आदत है, इट इज गुड, बुक से पढ़ो, बट कई बार क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम बुक में तरीके से जो है ना कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। आपको रिएक्शन आनी चाहिए, तो जस्ट राइट द रिएक्शन, नेम, रिएजेंट्स जो आपने मिस किया था और बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे, ठीक है, लिखो, मेन चीजें समझो, दैट्स इट, खत्म। और चीजों को बस बिहाइंड माइंड के पीछे रखो, जैसे आप उसको देखो तो वो चीज आपके वापस माइंड में आ जानी चाहिए। द वे वी सी केवल जैसे अपने कोचिंग के टीचर्स होते हैं, दे प्रोवाइड यू द नोट्स, कुछ चीजों में आप अपने भी नोट्स बना सकते हो। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप खुद हाथ से कुछ अपने लिए करोगे उसकी आपकी जो है रिमेंबर करने की जो पावर है वो ज्यादा रहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को डिफरेंटली तो करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द सिलेबस हियर इज डिफरेंट, द स्किल्स रिक्वायर्ड हियर इज डिफरेंट। आपको यहाँ पूरा अच्छे से लिखना है, 1 पेज 2 पेज काइंड ऑफ, वहां पे आपको सॉल्व करना है। आपने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक कोई देखने नहीं आ रहा, आपको बस वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको रिएजेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस दैट इज सफिशिएंट। तो चीजें तो डिफरेंटली करनी पड़ेंगी, इधर भी थोड़ा सा लॉस हो सकता है यदि आप उधर ज्यादा थोड़ा सा अपने आप को ओरिएंट करोगे, बट दैट इज द चॉइस यू हैव टू मेक। इफ यू वांट टू गो फॉर कंपटीशन, यस कॉम्पिटेंस इज सिमिलर, दो अच्छे कैंडिडेट्स में कॉम्पिटेंस सिमिलर लेवल की ही है, इक्का दुक्का 19-21 डिफरेंस ही है, बट अचीव करना कितना कर पाते हो ये एफर्ट के ऊपर ही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं वहां पे भी जाते हैं एंड स्टिल दे आर डूइंग नथिंग एक्चुअली, उतना अचीव नहीं कर पाते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट्स व्हाई जो भी चीज कर रहे हो कुछ डिफरेंट करना है तो डिफरेंटली चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या किया जा सकता है, छोटे नोट्स बनाओ, इसकी हेल्प ले सकते हो, दैट इज अ गुड बुक। और टीचर्स से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, टीचर से पूछो कि ठीक है एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन हो रहे हैं, लेट्स कम टू दिस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, थोड़ा सा जाके पूछो। स्कूल टाइम में चलो डिस्टर्ब ना करो, तो बाद में रुको, पूछो क्वेश्चन, सर मेरे को 15 मिनट चाहिए, ये 3 क्वेश्चन है, आप अभी सॉल्व कर लो, कोई आपको टाइम अभी नहीं है, देन कीप माई पर्चे विद यू, कल मेरे को दे देना, फेयर है ना। इतना भी टीचर मेरे ख्याल से सपोर्ट करते हैं सर, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है, तो दे विल सर्टेनली डू। और क्वेश्चंस? यस, लास्ट। सर यूपीएससी में ना किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं सर यूपीएससी में? देखो बैठ जाओ, ये क्या है, आपकी क्लास 9th है? यस सर। देखो ये क्वेश्चन ना चाहे कोई 11th वाला भी पूछता, दिस इज टू बिग ए क्वेश्चन टू आंसर
and too early to receive this reply, but I will certainly give that reply. देखो चीज़ों को क्वेश्चंस तो आगे बहुत डिफरेंट है। हम लोग जब जाते हैं, मैं जब इस बार अभी लिख रहा था 8th 9th 10th जैन को और 16 17 को मेरे एग्जाम थे सिविल सर्विसेज IAS के लिए। तो जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था वो ट्राई ये करते हैं कि ये क्वेश्चन इसने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा हो, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाओ, ठीक है। वो वहीं पे बैठ के जितना हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन इतने होते हैं कि लिमिटेड से लिमिटेड टाइम होता है, उसमें भी आपको फॉर एग्जाम्पल पानी आपने पिया है, इट टेक्स 30 सेकेंड्स एंड वो 30 सेकेंड्स आपको किसी क्वेश्चन में से निकालने पड़ेंगे। दैट इज अ टाइम क्राइसिस जो उस एग्जाम में रहता है। बट आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है, आप यदि चाहते हो बनना, आपके लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड चीज़ें क्यों हो रही है, गांधी जी का क्या रेलेवेंस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ, राइट, ठीक है। जैकोबियंस और ये जो दूसरे वाले थे जो भी, उनमें क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या दिक्कतें हैं, चलो दूसरे में आते हैं। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, पढ़ा है ये टर्म, ओके। इस तरह की चीज, ठीक। हमारी 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या दिक्कतें थी, पहले क्या परसीव किया, पीसी मैलेनोबिस ने क्या क्या प्रपोजल्स दिए थे। चीजों को ध्यान से पढ़ो, ऊपर से नहीं। पेपर तो यहाँ सॉल्व होते रहेंगे, पेपर निकलते रहेंगे, आप टॉप भी कर सकते हो, बट वो ध्यान से पढ़ो कि उसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इज मोस्ट ल्यूसिड बुक टू कॉन्सेप्चुअलाइज द थिंग्स। कंपटीशन के लिए नहीं, चीजों को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए इट इज द बेस्ट बुक, कि आपको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से वो यूज करते हैं भूजो पहेली साइंस के बुक्स में, ठीक है। एटलीस्ट आपको वही चीज आपको रिफ्रेशर बुक से पढ़ते तो कई बार नहीं आती समझ, वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट समझते हो कि ऐसा इसलिए गया, वो चीजें इसलिए की, कंसेप्चुअलाइजेशन तो एटलीस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर प्रिस्क्राइब विद एनसीईआरटी बुक्स। उनको पढ़ो एटलीस्ट, बट बस आपकी रिक्वायरमेंट अभी ये है 9th क्लास में कि जो चीजें पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मार्क्स से पीछे मत भागो, ध्यान से पढ़ो बस, दैट्स इट। टाइम के साथ साथ कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और फिर आती जाएंगी वो चीजें, ठीक है। और यस, So as you told कि the NDA aspirants जो NDA ज्वाइन करना चाहते हैं सर, so the age limit is under 19, राइट। तो सर जैसे हम 12th पास करते हैं तो तब तक हमारी एज नियरली 16 to 17 हो जाती है सर। Right. So we just have 2 years. तो उसमें हम जब स्कूल में होते हैं we study our syllabus. So और as you told कि competitive exams में out of syllabus होता है सर। नहीं, इसको करेक्ट करेंगे, बट बताओ, आपकी बात बताओ। तो सर and the marks are about 1500. So सर जो टाइम लिमिट है और जब हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, तो सर उन सब चीजों को स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? ओके, 9th क्लास, यस सर। फैंटास्टिक, बैठो। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम मैंने भी दिया था एंड देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैं बताता हूँ। मैंने 12th में अगस्त में एग्जाम हुआ था। आई रिमेंबर द डेट ऑल्सो, 14th ऑफ अगस्त को हुआ था। यू कैन चेक इट इन 2013, 14 को ही हुआ था। एंड उस समय तक 12th का कितना सिलेबस होता है आप अंदाजा लगाओ। 12th का कितना सिलेबस हुआ होगा अगस्त तक? नॉट मोर देन 30 to 40% हुआ होगा हार्डली। बीच में समर वेकेशंस भी आती हैं, आपकी शायद छोटी हो जाए, बट उस समय पूरी थी हमारे पास से, ठीक है। तो एंड दैट एग्जामिनेशन आई क्लियर एक्चुअली। एग्जाम की रिक्वायरमेंट मैंने, उन्होंने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो आपने पूछा था शायद, कि इन्होंने एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो मैंने बताया था। एनडीए के एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर, वो एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाला मैं बताता हूँ। देखो, कंसेप्ट वही हैं, लेवल अलग है। आप लोगों में से पता नहीं ओलंपियाड्स कितने देते हैं, ट्राई टू गिव ओलंपियाड्स दो, इधर उधर एनटीएससी के टेस्ट वेस्ट दो, ठीक है। आपको 1-2 संडे तो मिस करने पड़ेंगे, पर मजा आएगा। मजा किस लिए आएगा? जो आप पढ़ते हो, जो स्कूल में जिस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता अभी बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन, बिकॉज हमको भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सीबीएसई के हिसाब से चलना पड़ता है, बट कंपटीशन वाले देयर इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो थोड़ा सा चीजें वही होती हैं पर लेवल ऊपर होता है, तो उसके हिसाब से आपको वो लेवल समझ में आ जाएगा। दे आर नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, वो सिलेबस में ही है, बट देर आर ट्रिक्स, देर आर स्मार्टनेस, आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो। 2-3 कॉन्सेप्ट मिले होते हैं क्वेश्चंस में, तो आप तीनों कॉन्सेप्ट जब तक अच्छे से नहीं आएंगे यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अब यस, इट इज ट्रू, इफ आई एम राइट, 600 और 300 900 और 918। द एग्जाम इज ऑफ 1800 एक्चुअली,
900 SSB and 300 maths का पेपर, and paper 2 that includes English, that geography, physics and everything else जो भी बच गया, in paper 2 600 marks. जो कट ऑफ जाती है that cut off goes around 400. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एग्जाम के टाइम में, टू स्कोर 900 नहीं ना, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि चलो 500 तक आ जाए, दैट इज फेयर एनफ. 500 तो आई एम सेइंग ओवर स्टेटिंग दिस, कट ऑफ से ऊपर लाना हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए एट लीस्ट. ज्यादा आप कितना ही करो, कट ऑफ से ऊपर एटलीस्ट रखो अपने आप को. दैट इज चलो 450 कट ऑफ जा रही है तो 470 80 तो कम से कम आने चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेस में तो बिल्कुल ही नहीं आना है. आपने बोला स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है. जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको इतना रखो कि उससे क्वेश्चन आ जाए. मैथ के पेपर में 470 मीन्स आपको रफली 55% पेपर ठीक करना है. सही बात है. तो 11th के जितने भी क्वेश्चन हैं होंगे सिंपल, ठीक है. 11th का 50% तो क्वेश्चन आएंगे, उनको सही करो. जो बचे हुए 30% एटलीस्ट पेपर जो आप सबसे पहला अटेम्प्ट देते हो, वहां तक तो आपका वो भी सिलेबस हो चुका हो. 30% उसको भी टाइट रखो, अपना पूरा कमांड रखो. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू लूज द बैटल इन मैथ्स. इन पेपर 2 दैट इज दिस, जिसमें जीएस है और ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आता है उसमें, पॉलिटी ज्योग्राफी और 1-2 करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, डिफरेंस एक्सरसाइज एक्सेट्रा. तो उसको आप कैसे कर सकते हो, उसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स उनके पास कमांड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो चलो आ ही गया, बायोलॉजी वालों को अलग से उसमें है, ठीक है. एंड जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास में और सब्जेक्ट्स में कमांड होनी चाहिए, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पॉलिटी, उसमें कमांड होनी चाहिए. जो नहीं है उसको छोड़ो, पढ़ो, बट पहले उनको तैयार करो जो आपके पास है. एंड द बेसिक इज इंग्लिश. इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश को तैयार कर लो. मेरे ख्याल से दैट इज फेयर एनफ. एग्जाम इज क्वाइट सिंपल. एग्जाम केवल आपको छांटना चाह रहा है फ्रॉम आउट ऑफ 5-6 लाख जो भी थ्रू आउट कंट्री दे रहे हैं, उसमें से बस केवल वो चाहते हैं कि 8000 कैंडिडेट्स, दैट इज एग्जैक्ट फिगर बिकॉज मेरा छोटा भाई भी दे रहा था, 8000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं. दैट इज एज सिंपल एज दैट.